ऊपर से यहाँ से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको। ये वाला टैंक इक्वलाइजेशन टैंक है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तमाम इंडस्ट्रीज का वेस्ट लेके होमोजेनाइज कर रहे हैं। इसमें डाइंग का पानी, इसमें मर्सराइजिंग, इसमें साइजिंग, इसमें सब चीजें शामिल हैं। आपने यहाँ पर लेके सिर्फ और सिर्फ होमोजेनाइज कर ताकि यूटिलाइज हो जाए। उसके बाद आगे मैंने जरा भी ब्लोअर बंद कर दिया ताकि तमीज से हम लोग कर दें। अभी इसीलिए आपको पानी यहाँ पे रोक दिया गया। अभी एनवायरनमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आप लोगों का सब्जेक्ट एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है वो दो तरह के होते हैं, एरोबिक ट्रीटमेंट और एनारोबिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब आप तो अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। तो ये जो हमारा प्लांट है बेसिकली ये एरोबिक ट्रीटमेंट के ऊपर होता है। इसीलिए आते हुए आपको ब्लोअर की आवाज़ मिल रही थी। मैंने ब्लोअर से बंद इसलिए करवाया ताकि थोड़ा सा एक सुकून से यहाँ पे खड़े हो सके। तो एरोबिक ट्रीटमेंट में ब्लोअर का काम सिर्फ और सिर्फ एयर सप्लाई करना है। और ये जो टैंक दो आपको नजर आ रहे हैं ये टैंक कहलाते हैं एरिएशन टैंक, जो आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा होगा। इसके अंदर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, यहीं पे हम बैक्टीरिया की जनरेशन करते हैं, यहीं पे हम बैक्टीरिया की डेवलपमेंट करते हैं, यहीं पे हम बैक्टीरिया को फीड देते हैं। ये पूरा बैक्टीरियल एक्टिविटी का होमोजेनाइज टैंक है। इसी को नाम दे रहे हैं एरिएशन 1, एरिएशन 2। इन एरिएशन टैंक के अंदर जो इक्वलाइज फीड ली आपने इक्वलाइजेशन की, वो पूरी फीड को इसके अंदर हम इनलेट कर देते हैं। बाज़ाब्ता जो हमारे पास इनलेट फीड है वो हाई सीओडी मीडियम की है, उसकी सीओडी रिडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये बैक्टीरिया उस हाई वैल्यू सीओडी को एज अ फूड के तौर पर डाइजेस्ट करेंगे और इसकी हाई वैल्यू सीओडी को रिड्यूस करके स्टैंडर्ड पे ले आते हैं। अब आपके हाथ में मैंने जो सबसे पहले वहाँ पे पेपर दिया था उसमें आपने देखा होगा रिवाइज्ड एनईक्यूएस के नाम से स्टैंडर्ड्स है। ये रिवाइज एनईक्यूएस नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है। इसी में अब वेस्ट इंडस्ट्री का 3 तरह का है, एक है गैसियस वेस्ट, एक है लिक्विड वेस्ट और एक है सॉलिड वेस्ट। एनवायरमेंट के लिहाज से एक पॉलिसी बना दी गई है कि हर वेस्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो आपके हाथ में मैंने मटेरियल दिया है इसमें गैसियस एंड लिक्विड दोनों वेस्ट के स्टैंडर्ड दे दिए गए कि क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए और किस पैरामीटर में हमें फॉलो करना है। तो ये जो टैंक है ये उस हाई सीओडी वैल्यू को रिड्यूस करता है, बायोलॉजिकल सिस्टम उसे डाइजेस्ट करते हैं और हाई सीओडी को रिड्यूस करके लो सीओडी में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 150 सीओडी वैल्यू होनी उसमें रिड्यूस करके इसको शिफ्ट कर देते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। अच्छा, इस टैंक के अंदर बेसिकली स्लज जनरेशन होती है। जो बैक्टीरिया हाई सीओडी वैल्यू को एज अ फूड के तौर पर डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट करके स्लज प्रोड्यूस करते हैं। वो स्लज यहाँ पे तो सेटल्ड नहीं हो सकते क्योंकि एयर कंटिन्यूसली नीचे से आप दे रहे हैं। तो वो सेटल करने के लिए अगले ये 2 टैंक बनाए गए, इन्हें नाम दिया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक। इन टैंक्स के अंदर जो स्लज है, जो बैक्टीरियल स्लज है, वो पूरे सेटल डाउन हो जाते हैं, यहाँ एयर नहीं आती। जब वो सेटल्ड हो जाते हैं तो ऊपर का जो ट्रीटेड वाटर होता है वो ट्रीटेड वाटर बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर केमिकल सिस्टम में चला जाता है। और इस बायोलॉजिकल सिस्टम में सिर्फ हमने काम किया हाई सीओडी वाटर जो कंपनी का वेस्ट था वो आपने इन किया, बैक्टीरिया ने उसे एज अ फूड डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद जो सुपरटेंट वाटर्स होते हैं यानी कि जो ट्रीटेड वाटर होते हैं उनको हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो वो हाई वैल्यू से एक स्टैंडर्ड में आके बीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे आ जाएंगे यहीं से। ये जो 2 टैंक नजर आ रहे हैं ये बेसिकली जस्ट एक फिल्ट्रेशन टैंक है। सलमान साहब जरा उसको आवाज दिएगा, बोलिएगा ब्लोअर ऑन कर दें। कासिम ब्लोअर ऑन कर दो बेटा। ये 2 टैंक जो है ये जस्ट आपके एक फिल्ट्रेशन टैंक है। जैसे हम लोगों ने एक अर्ली क्लास में पढ़ा था ना कि एक फिजिकल सेडिमेंटेशन होती हैं जिसमें एक सैंड के बाद एंथ्रासाइड या एंथ्रासाइड के बाद स्टोन्स वगैरह की होती हैं जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल को हमें सेपरेट करना होता है। जस्ट लाइक ये एक फिल्ट्रेशन टैंक है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल को हम फिल्टर कर लेते हैं। जब सस्पेंडेड पार्टिकल हमारे यहाँ से कम हो जाते हैं तो वो फाइनल अगला टैंक आ गया। ये पूरा ट्रीटेड वाटर अगले टैंक में आ जाएगा। उस टैंक से केमिकल अगर हमें ट्रीट करना है तो हम केमिकल डोजिंग करते हैं और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप केमिकल ट्रीटमेंट ना दें। तो मैंने कहा था इस डिपार्टमेंट के 3 डिपार्टमेंट हैं, नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 बायोलॉजिकल और नंबर 3 केमिकल। फिजिकल ट्रीटमेंट एरिएशन में की, एरिएशन के जरिए हाई सीओडी को बीट करवाया, देन हम उसको लेके चले गए केमिकल में। अगर स्टिल मेरे स्टैंडर्ड से हाई वैल्यूज होंगी तो मैं यहाँ पे कोगुलेशन फ्लोगुलेशन जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा
वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोगुलेंट को, ताकि केमिकल ट्रीटमेंट से COD BOD की वैल्यूज़ को और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। जब वो स्टैंडर्ड में आ जाएंगी तो यही पानी यहाँ पे ओवरफ्लो होकर बाहर चला जाएगा और ये आपका ट्रीटमेंट प्लांट का फंक्शन खत्म हो गया। अब ये देखिए ये ब्लोअर चला दिए हमने, तो जस्ट ये एयर सप्लाई हो रही है नीचे से। एयर सप्लाई होने की वजह से ये होमोजेनाइज मिक्सिंग हो गया। इसमें बैक्टीरिया कल्चर है, वो बैक्टीरिया ने उस हाई COD को रिड्यूस किया। ये पानी आपके पास इस जगह पे गिरते हुए नजर आ रहा है पाइपलाइन से। ये दोनों टैंक ओवरफ्लो होंगे। ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ से ट्रीटेड वाटर जाएगा और ये इस टैंक का बॉटम लाइक इस तरीके से कर्व होता है, कोन बना हुआ होता है। कोन की सूरत में जो स्लज होगा वो स्लज कोन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि वो स्लज का मतलब ये है कि वो हमारा बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया को मैं ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि बैक्टीरिया की जनरेशन में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये मैं बैक्टीरिया जो मेरे पास है यहाँ पे, उसको मुझे रिसाइकिल करना होगा। तो वो जो स्लज इसमें सेटल्ड हुआ है, मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उसको सिस्टम में दोबारा रिसाइकिल कर दूंगा। ये जो पाइप आपके सामने नजर आ रहा है जाते हुए सीधे, ये PVC का पाइप जो जा रहा है, ये रिसाइक्लेशन लाइन है। ये स्लज को दोबारा सिस्टम में रिसाइकिल करेंगे। ये बैक्टीरिया दोबारा वहां जाएंगे, वहां एज अ फूड यूज करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, सेटल्ड होंगे, अगेन रिसाइकिल हो जाएंगे। ये रिसाइक्लेशन पीरियड इनका चलता रहेगा। मेन फैक्ट्री का वेस्ट कंटिन्यूसली आ रहा है। वो आपके पास स्क्रीनिंग नजर आ रही है, जो आगे छोटा सा चैम्बर है, वो फिजिकल सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। फ्लक्स वगैरह वहाँ से रिड्यूस कर दिया, पानी टैंक में इंट्रोड्यूस हो गया। अब आपने कंटिन्यूसली इसकी सेपरेशन करनी रहनी है। ये ट्रीटमेंट प्लांट का मेन फंक्शन होता है। 3 चीज़ों को बेस कर रहा होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल डिपेंड करता है कि आप एरोबिक यूज कर रहे हो या एनएरोबिक यूज कर रहे हो। एनएरोबिक प्लांट के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस एरिया चाहिए, एनएरोबिक के लिए हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए। अब हमारे पास इतना बड़ा एरिया नहीं है, तो हमें मजबूरन एरोबिक ट्रीटमेंट करनी पड़ी। एनएरोबिक ट्रीटमेंट एट द लो कॉस्ट में होती है, एरोबिक ट्रीटमेंट हाई कॉस्ट में होती है। लेकिन एरोबिक के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता कराची जैसे थिक पॉपुलेटेड सिटी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम होती है। चलिए नीचे। अच्छा, दोनों में से बेहतर कौन सा होता है? यानी कि अगर आप एज अ स्पेशलिस्ट के ना, डिपेंड करता है कि आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं। अगर मैं प्योरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चला जाऊँ, जस्ट लाइक जहाँ पे रिएक्टिव डाइज यूज होती है, रिएक्टिव डाइज होती है, ये COD वायल्स के अंदर हम सैंपल को ऐड करते हैं और सैंपल को ऐड करने के बाद दिस वन इज आवर COD रिएक्टर। यू कैन से COD रिएक्टर इज जस्ट यूज्ड टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम टेंपरेचर ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द प्रॉपर रिएक्शन। सो जब हम इस COD रिएक्टर के जरिए एक खास टेंपरेचर इसमें देते हैं, उस टेंपरेचर के जरिए जो COD रिडक्शन होनी है वो रिडक्शन का पैरामीटर हो जाता है। और जब ये अपने 150 टेंपरेचर के ऊपर टेंपरेचर मेंटेन हो जाता है, तो बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी कैन just read the actual oxygen demand, chemical oxygen demand, और उस chemical oxygen demand के जरिए जो आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं, आपने उसका COD वैल्यू। अब ये जैसे मेरे पास दिस इज कंपनी इनलेट, ये कंपनी का इनलेट है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हाई COD वैल्यूज है, एंड आफ्टर टोटली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इट इज द फाइनल डिस्चार्ज। सो हाई COD वैल्यू इट्स मोर देन 3000 COD, और ये फाइनल डिस्चार्ज जो है इट्स अंडर 100, 99, 100, 120, बट स्टैंडर्ड वैल्यू इज 400। स्टैंडर्ड वैल्यू 400 है, उस 400 से हम काफी नीचे हैं। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट की एफिशिएंसी इससे होती है कि इनलेट से आउटलेट आप कैसे दे रहे हैं। अब आगे हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरीके से इस फाइनल डिस्चार्ज के अंदर टर्शियरी ट्रीटमेंट ऐड कर दें, और टर्शियरी ट्रीटमेंट के जरिए इस वाटर को हम बजाय डिस्चार्ज करने के हम इन्हें दोबारा रीयूज के लिए, तो वो दोबारा रीयूज करने के लिए आएंगे, तो हमारी वाटर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा सेफ साइड पे चली जाएगी। इसको अब हम एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट और लगाने का भी प्लान है, बट वो एक ह्यूज कॉस्ट चाहिए उसके लिए, एंड वो इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी एंड व्हाट रेट डू वी गेट वाटर फ्रॉम द कराची वाटर सर्विस बोर्ड एंड व्हाट इट विल कॉस्ट अस, कॉस्ट इफेक्टिव। But then used water will be to pick up drinkable. अगर आप इसको रिवर्स और प्रोसेस करेंगे तो it will be drinking quality water. Yes. आप कुछ करें? आप लोग इनको चेक कर रहे होते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली फिर आप लोग चेक करते हैं, डेली बेसिस पे
देखिए जो इसके टेस्ट हैं वो बेसिकली 8 टेस्ट हैं जो EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव एजेंसी की तरफ से मंथली तौर पर 8 टेस्ट दिए हुए हैं। हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी इनडोर टेस्टिंग हम हर आवर के बेसिस पे ले रहे होते हैं। आवर बेसिस पे हमें पीएच इस प्लांट का टोटल पैरामीटर पीएच पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल सिस्टम को बैक्टीरिया की कंडीशन को आप बाय फिजिकली जज नहीं कर सकते। आपने उसको प्रॉपर पीएच देनी है, आपने प्रॉपर उसको फीड देनी है। जिस तरह एक छोटे बच्चे को पालने के नखरे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इन बैक्टीरिया के नखरे, कभी इनको नाइट्रोजन का लेवल चाहिए, कभी इनको फास्फोरस का लेवल चाहिए, कभी इन्हें फीड चाहिए, कभी फीड नहीं चाहिए, कभी एयर एक्सेस चाहिए, कभी एयर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो तमाम कंडीशंस देंगे तो ये बैक्टीरिया कल्चर रहेगा। तो अब रही बात हम टेस्ट कौन से करते हैं। आवरली बेसिस पे हमें पीएच देखना होता है। डेली बेसिस पे हम COD का टेस्ट करते हैं, जिसे आप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम देते हैं। हम सल्फेट का टेस्ट करते हैं, हम TDS टोटल डिसॉल्व सॉलिड, TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, और ये नाइट्रोजन अमोनिया, फॉस्फेट, ये लेवल डेली बेसिस पे चेक करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रो के जरिए, TDS मीटर के जरिए, या हमारे और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए हम इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी है इनको चेक करते हैं। ये डेली बेसिस पे। और दिन मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि आपको हर सूरत में एक पूरी EMR एनवायरमेंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और ये मॉनिटरिंग रिपोर्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने 2 स्केल रखे हैं। एक रखा है स्केल A, लिक्विड वेस्ट इंडस्ट्री से जब भी होगा तो मंथली बेसिस में आपको जमा करवाना होगा। लिक्विड वेस्ट में आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से लिक्विड निकल रहा है उसकी रिपोर्ट आपको मंथली देनी होगी। और जो गैसियस वेस्ट सिर्फ इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल है तो वो लिक्विड भी है, गैसियस भी है। जनरेटर चलाएंगे तो वो गैसियस वेस्ट है। लिक्विड जो प्रोसेस चलेगा तो उससे लिक्विड वेस्ट निकलेगा। तो लिक्विड का मुझे मंथली बेसिस में गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उनको जमा कराना पड़ेगा। और गैसियस जो है वो साल में